हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का अगला चैप्टर, दैट इज मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इस वीडियो में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और इस इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है उसमें जो कंपोजिशन है पूरे बॉडी का, उसमें तकरीबन 70% जो है वो वाटर है। और ये जो बॉडी फ्लूइड है या जो भी हम लिक्विड जिसको बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड है उसको हम मेनली दो तरीके से डिवाइड कर लिए हैं। एक ऐसा लिक्विड जो कि सेल के अंदर होता हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर वाटर, या हम उसको बोल सकते हैं आईसीएफ शॉर्टकट में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के बाहर होता है। तो हम इसको दो तरीके से कंपार्टमेंट बना लिए हैं। ठीक है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि शरीर के, जो कि सेल में अंदर की तरफ होता है, और ऐसा जो बाकी सब बाहर होता है, वो बाहर उसमें अलग अलग तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो सकता है। टोटल लगभग 2/3 ऑफ द बॉडी वेट जो होता है वो तकरीबन लिक्विड ही होता है हमारी बॉडी का, और इसमें से 1/3 जो है वो हमारे विद इन द सेल्स रहता है। तो सेल में जो लिक्विड होता है, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंसेंट्रेट, हमारा जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये ध्यान रखना है। और 1/3 जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि सराउंडिंग टिश्यू में होता है, इसको ईसीएफ बोलते हैं। इसमें तकरीबन 25% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि बिटवीन द सेल्स होता है। 5 से 8% या 5 to 8% जो है वो प्लाज्मा होता है, मतलब हम जिसको ब्लड बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बोलते हैं जिसको। और 1 to 2% ट्रांस सेलुलर फ्लूइड भी होता है जो कि ना तो प्लाज्मा में होता है ना इंटरस्टिशियल, जो कि स्पेशल जगह पे पाया जाने वाला फ्लूइड है, जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, सिक्रेशंस जो होते हैं अलग अलग हमारे बॉडी कैविटीज में, वो सभी मिलके ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बनाते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में जितना भी वाटर या फ्लूइड है उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे वो मिलता है, और उस हिसाब से उसको हमने डिवाइड कर लिया है। अगर हम हमारे बॉडी के कंपोजिशन देखें तो इस पूरे कंपोजिशन में हम देखते हैं कि देयर आर दिस अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, और ये वाटर है। ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो इनमें सस्पेंडेड होते हैं, इस वाटर में, इस लिक्विड में या इस फ्लूइड में। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंपोजिशन अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अलावा कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इससे एसोसिएटेड होते हैं, और ये सब मिलके, सारे कंपोनेंट मिलके हमारे पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, या उसमें जितने भी ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स जितने भी बन रहे हैं वो सभी जो है वो इन्हीं चीजों से, इन्हीं कंपोनेंट और वाटर से मिलके बनने वाला कंपोजिशन। तो वाटर को हम, हमारा अभी जो कंसंट्रेशन है इस वीडियो में वो है इस वाटर पे, इस फ्लूइड पे, जो कि हमारे बॉडी के कंपोजिशन में इन्वॉल्व है। इसी फ्लूइड को हम अभी बोले हैं कि एक इंट्रासेलुलर है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक सेल के अंदर है और एक सेल के बाहर है। तो हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स को समझ लेते हैं, इसको हम अच्छे से क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा फ्लूइड कहाँ पे मिलता है, और उसे हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा, हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अलग अलग फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स को। तो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स को, तो हम कोई भी फ्लूइड कंपार्टमेंट ले लेते हैं, उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि बताया था कि पहला होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का टोटल अमाउंट बॉडी में ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ईसीएफ जो है वो तकरीबन 33% टोटल बॉडी वेट है, और ये 67% है। मतलब टोटल अगर हम बोले 70% हमारे इसमें वाटर है, तो उसमें से मैक्सिमम जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और रिमेनिंग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हम कई फर्दर फिर किसी में भी क्लासिफाई नहीं करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम 3 तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके 3 तरह के और प्रकार हो सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अब है क्या चीज, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा है, मतलब ये हमारे ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल है,
इस ब्लड वेसल में ये जो ब्लड बह रहा है, ठीक है, इसी को हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोल रहे हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब कि जो ये सेल्स के बीच में, यहाँ पे जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब जो सेल के अंदर मिलता हो। तो ऐसे हमने ये इस डायग्राम से हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा फ्लूइड कहाँ पे होता है और वो कैसे दिखता है हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कितने तरीके का होता है। तो ये पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का ही पार्ट है। हम जो ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हैं वो, उसमें जो फ्लूइड मेनली है वो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि सीरम और प्लाज्मा क्या चीज है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करता हूँ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अभी जैसे मैंने बताया कि सेल्स के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड है। तो टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से 75% जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, रिमेनिंग 25% प्लाज्मा। ठीक है, और वेरी फ्यू अमाउंट्स में जो है वो ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या होता है, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड्स, ये जो होते हैं, या जो भी जीआईटी सिक्रेशन या हमारे इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो सभी जो है वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स में आते हैं। और इनकी क्वांटिटी, इनका जो परसेंटेज होता है वो 102% या और मिनिमम हो सकता है। तो इन बहुत कम अमाउंट में इनका सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही आएंगे। ठीक है, तो ये सब मिलके तीनों चीजें, तीनों तरह के फ्लूइड मिलके, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल और अदर जो सिक्रेशन हो रहे हैं बॉडी में, या अदर फ्लूइड जो अलग अलग जगह प्रेजेंट है, उन सबको मिला के हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब सिर्फ और सिर्फ जो सेल के अंदर होता है, जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा और एक और वर्ड है सीरम, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ कि प्लाज्मा और सीरम क्यों है। क्योंकि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो ये बार बार आता है, ये वर्ड बार बार आएगा, प्लाज्मा सीरम, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन होना, सीरम में कंसंट्रेशन होना। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एक हमको पता होना चाहिए। तो हम अभी इन दोनों में एक बेसिक सिंपल डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, सीरम और प्लाज्मा दोनों ही जो है वो ब्लड के पार्ट है, दोनों ही ब्लड से मिले हुए। हमारा जो भी ब्लड हम लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में जब भी आप कहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने जाते हैं तो वो आपका ब्लड लेते हैं। तो वो जो ब्लड लेते हैं उसको वो दो तरीके से ट्रीट करते हैं। एक ये कि वो ब्लड को कोगुलेट होने दे, मतलब उसका थक्का जम जाने दे। फिर उस थक्के जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा और उसके बाद उसे अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्लॉटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऊपर जो लिक्विड बचेगा, ये इस लिक्विड को क्या हम बोलते हैं, सीरम। तो सीरम जब भी हमको कलेक्ट करना होता है किसी ब्लड से, तो हम उसमें कोगुलेशन होने जाने देते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट होने देते हैं, और फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, तो वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और ऊपर जो लिक्विड बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में हम ब्लड को कोगुलेशन नहीं होने देते, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होने देते, उसमें हम एंटी कोगुलेंट एजेंट मिला देंगे जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो। और इस ब्लड क्लॉट ना होने को हम फिर क्या करेंगे, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आरबीसी वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, अदर सेल्स जो हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स हैं वो उसके जस्ट ऊपर रहेंगी, और ऊपर जो हमको कलर पेल येलो कलर का जो लिक्विड मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। तो प्लाज्मा और सीरम में सिर्फ डिफरेंशिएशन यही है कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा में हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, इसमें हमारे कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते क्योंकि वो ब्लड क्लॉट में इन्वॉल्व हो गए। यही डिफरेंशिएशन है दोनों में। तो जब भी हम इस पूरे टॉपिक में जहां पे भी सीरम और प्लाज्मा का वर्ड का यूज करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सीरम हम किसे बोलते हैं, ये क्लॉटेड ब्लड के बाद हमें कलेक्ट किया जाता है, और प्लाज्मा हम किसे बोलते हैं जिसमें हम ब्लड क्लॉट होने से नहीं देते हैं और उसके जो हम लिक्विड अलग कर लेते हैं वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं हम। तो हमारे जो इसमें वर्ड है वो है कि इलेक्ट्रोलाइट।
हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर आपको समझ में आ गया कि इंट्रा सेलुलर क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, सीरम किसे कहते हैं, ये हमको क्लियर हो गया। अब उसमें है कि इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे मिनरल्स जो कि बॉडी में पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इन पे हमेशा चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में मिलाएंगे, ठीक है, या किसी सॉल्यूशन में मिलाएंगे, तो वो आयोनाइज हो जाएगा और उस पर कोई एक इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप हो जाएगा। तो इन इलेक्ट्रिकल चार्ज जो आयंस हैं, इन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऐसे आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिन पे प्लस का चार्ज होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। और एक ऐसे आयंस होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, मतलब उन पे काय का चार्ज हो, कैसे चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस का साइन लगा होगा। ऐसे आयंस को हम क्या बोलते हैं, एन आयंस बोलते हैं। हमारी बॉडी में इन कैटायंस और एन आयंस का जो है वो बैलेंस बना रहता है। ये हमारे होम्योस्टेसिस कंडीशन, मतलब अंदर के इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, हमारे बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बनाने रखने के लिए, ताकि हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो चलती रहे। इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या है, ये बैलेंस बनाने में करते हैं वाटर बॉडी का, मतलब बॉडी के अंदर कितना वाटर रहेगा, कितना एक्सक्रीशन में जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ के साथ एक और चीज वो है पीएच। पीएच लेवल बनाने में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो जब हम इनके फंक्शंस देखेंगे तब ये और हम पॉइंट्स वन बाय वन इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उनका हम अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी देखेंगे। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखते हैं ये। कभी हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि आइसोटोनिसिटी और वो पढ़ा था, तो उसमें ऑस्मोटिक बैलेंस में हमने देखा था कि वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होते हैं। तो सॉल्यूट्स क्या है यहाँ पे, ये केटायन और एनायन से हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पे, और ये उस बैलेंस को बनाने में रखते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बहुत सारी बायोकेमिकल ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके लिए ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो देयर आर नंबर ऑफ मेनी मोर एग्जांपल्स हैं जो कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है गवर्न करते हैं हमारी बॉडी में। अब हम इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग अच्छे से क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे होता है। तो हमने ये देख लिया कि इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है। अब हमारे आगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं जो इंट्रासेलुलर में होंगे, और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन से जो एक्स्ट्रा सेलुलर में होंगे। तो मेजर कंपोनेंट्स जो, या मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमारे इंट्रासेलुलर में पाए जाते हैं, वो है पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइक, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे आयंस आप नाम याद रख लेंगे। रिमेनिंग जितने हैं वो सब इंट्रासेलुलर। तो इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जितने हमने सर्कल के अंदर लिखे, ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब इंट्रासेलुलर हैं, और सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम और बाइकार्बोनेट ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस है। ठीक है, इनका कंपोजिशन देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कंसंट्रेशन क्या है, अब हमने जो हमारे टॉपिक में पहला वर्ड लिखा हुआ है मेजर, मेजर का मतलब ये होता है कि सभी आयन सभी जगह पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सोडियम अगर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इंट्रासेलुलर में नहीं होगा, वो इंट्रासेलुलर में होगा तो सही, लेकिन बहुत कम मात्रा, बहुत कम क्वांटिटी होगी। और मेजर कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। इसलिए हमने हमारे इस टॉपिक में आगे लिखा हुआ नाम जो है वो है मेजर, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज सोडियम। मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, ये कौन सा है, पोटेशियम। तो मेजर का मतलब जहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट सब जगह रहते हैं, सभी इलेक्ट्रोलाइट सभी जगह प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट जनरली कहाँ होते हैं, जैसे हमने बोला ईसीएफ में। ठीक है, इंट्रासेलुलर में कम होंगे। मैग्नीशियम इंट्रासेलुलर है तो इसका कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर में ज्यादा है। क्लोराइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम भी
बाहर ज्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, फॉस्फेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से हम इनका कंसंट्रेशन से समझ सकते हैं कि सभी आयन जो है सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन जो है वो कहीं पे ज्यादा होता है और कहीं पे कम होता है। हमने जो क्लासिफिकेशन इससे पहले वाली स्लाइड में किया था वो उसी बेसिस पे किया था, जहां पे वो ज्यादा मिलते हैं हमने उनको वहां पे क्लासिफाई कर दिया, और जहां कम मिलते हैं हमने उनके नाम वहां पे नहीं लिखे। ठीक है, तो जो जहां ज्यादा मिलता है उस हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई इस पूरे उसमें कर दिया। तो इसके इंट्रोडक्शन में इतना ही है। मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के इंट्रोडक्शन में आपको इतना याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है, और इनका कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, इतना हमको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चन है ये हमको पता होना चाहिए, ये जिससे कि हम आगे जो टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमको उसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।